हेलो एवरीवन, मैं रविंदर। अप्लाइड मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 4 को आज स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है फ्रैक्शन। तो जान लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन का हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा उपयोग है। फ्रैक्शन के बगैर हमारा पृथ्वी पर चलना पॉसिबल नहीं है। इसको हम बाद में देखेंगे कि कैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन के कारण ही हम पृथ्वी पर चल पाते हैं। और अगर बात करें बर्फ पर चलने की, तो बर्फ पर हमें चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ और हमारे पैर के तलवों के बीच वहां फ्रैक्शन फोर्स कम लगती है, इसलिए बर्फ पर चलना कठिन होता है। और पृथ्वी पर चलना आसान होता है, क्योंकि पृथ्वी की सतह और हमारे पैरों के तलवों के बीच पर्याप्त फ्रैक्शन फोर्स होता है, जिसके कारण हम चल पाते हैं। तो हम जान लेते हैं यहाँ पर फ्रैक्शन फोर्स होती क्या है। तो फ्रैक्शन फोर्स को जानने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर दो बॉडी ले रखी है। ये दो पिंड हैं और इन पिंडों को हम कह सकते हैं ये रूक्ष पिंड। रूक्ष का मतलब होता है खुरदरे, ऐसे पिंड जिनकी सतह क्या है, खुरदरी है। और प्रत्येक पिंड यूनिवर्स में, संसार में खुरदरा ही होता है, पूर्णतः चिकना नहीं होता है, स्मूथ नहीं होता है। और वो खुरदरा कुछ ना कुछ उसके अंदर खुरदरापन जरूर होता है। तो हम दो पिंड, अगर दो पिंड कोई है, ठीक है, स्मूथ पिंड या खुरदरे पिंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं रूक्ष पिंड, दो पिंड हैं। और जब दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, इस तरह से ये दो पिंड हैं, एक दूसरे के जब संपर्क में आए, तो ये संपर्क सतहें हैं। इन सतहों के बीच, इन पिंडों की सतहों के बीच, इसको हम बोलेंगे संपर्क सतह, यानी पिंडों की सतहों के बीच एक फोर्स लगने लगती है, जिसको हम फ्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है। और इस फ्रैक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, इसका मान क्या होता है, किस चीज पर डिपेंड करता है, इसको हम जानेंगे। तो फ्रैक्शन फोर्स जो होती है उसकी डायरेक्शन क्या होता है, ये जब दो पिंड आपस में, है ना, रिलेटिव मोशन करते हैं, सापेक्ष गति, एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं, तो उनके बीच फ्रैक्शन फोर्स कार्य करती है और उस सापेक्ष गति का विरोध करती है। मतलब इसका ये हुआ कि अगर ये पिंड ऊपर वाला है, इस पर एक फोर्स मैं अपने हाथ से इधर लगाऊं, ये इधर मूव होने लगेगा या मोशन करने की टेंडेंसी रखेगा। तो जो टेंडेंसी है मोशन में आने की बॉडी की, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रैक्शन फोर्स कार्य करती है। और इस फ्रैक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन पर। नॉर्मल रिएक्शन अविलंबीय प्रतिक्रिया, मतलब ये जो बॉडी है, इस बॉडी का कितना वेट है वो इस सेकंड वाली बॉडी पे लगाएगा, और सेकंड वाली बॉडी इस वेट के अपोजिट एंड इक्वल एक प्रतिक्रिया बल लगाएगी। उस प्रतिक्रिया बल पर फ्रैक्शन फोर्स की वैल्यू निर्भर करती है। तो यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन लिख रखी है, और इन डेफिनेशन से आप नोट कर लेंगे और यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू हम फिर से फ्रैक्शन को समझते हैं। बाकी मैंने रियल एग्जाम्पल आप लोगों को दे दिया कि कैसे फ्रैक्शन फोर्स कार्य करती है। तो यहाँ पर मैं बात करूं, मैंने डब्ल्यू भार का एक पिंड मान लिया है, जो कि किसी टेबल, मेज पर रखा हुआ है या फिर पृथ्वी पर रखा हुआ है। ठीक है। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर कि दो तल हैं, एक तल ये और एक तल ये, दो प्लेन हैं, ये कांटेक्ट में है कि मेज पर, माना डब्ल्यू भार का कोई पिंड किसी मेज पर रखा हुआ है, तो डब्ल्यू वेट इस पिंड का डाउनवर्ड नीचे की ओर लगेगा, और इसके जस्ट अपोजिट एक रिएक्शन होगी, वो इस बल के जस्ट अपोजिट होगी और सेम लाइन ऑफ एक्शन पे होगी। ये हम न्यूटन के थर्ड नियम को के अनुसार हम जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पता लग गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इस पिंड को गति कराने के लिए, मोशन में लाने के लिए पी न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ इस डायरेक्शन में। तो ये जो पिंड है वो इस बल पी के कारण इस साइड को गति करने की टेंडेंसी रखेगा या गति करने लगेगा। ठीक है, गति करने लगेगा या गति करने की टेंडेंसी रखेगा। तो ये पिंड की गति करने की टेंडेंसी इस तरफ है, तो फ्रैक्शन फोर्स इस गति का विरोध करेगा, तो अपोजिट साइड में होगा। बस ऐसे ही हमको फ्रैक्शन फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। हमेशा कोई दो रूक्ष पिंड, कोई दो पिंड है, दो बॉडी है, उसमें हमको ये चेक करना है कि पिंड कौन सा किस डायरेक्शन में गति कर रहा है, और गति के जस्ट अपोजिट एक फोर्स लगेगी, जिसको हम फ्रैक्शन फोर्स कहेंगे। उसकी डायरेक्शन हम निकाल लेंगे। तो फ्रैक्शन फोर्स कहाँ लगेगी, जब पिंड गति, ये पिंड ऊपर जो रखा हुआ है टेबल के, इस पर पी न्यूटन फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, जिसके कारण ये इधर गति करेगा। तो फ्रैक्शन फोर्स कहाँ लगेगी, इन दोनों पिंडों के या इन दोनों तलों के, इन दोनों प्लेनों के, इन दोनों संपर्क सतहों के बीच में, और
स्पर्श रेखीय, ये समांतर विपरीत डायरेक्शन में, गति के विपरीत डायरेक्शन में फोर्स लगती है जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। इस फोर्स एफ घर्षण बल की वैल्यू क्या होती है, वो डिपेंड करती है इस नॉर्मल रिएक्शन पर, अविलंबीय प्रतिक्रिया पर। जो डब्लू भार का कोई भी पिंड रखा हुआ है, इसके कारण जितनी रिएक्शन यहाँ प्रोड्यूस होगी उस पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू डिपेंड करती है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि घर्षण बल अविलंबीय प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। तो घर्षण बल अविलंबीय प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है, और यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटा के हम म्यू एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो ये हमारे पास घर्षण गुणांक कहलाता है। इस म्यू को हम क्या कहते हैं, घर्षण गुणांक। और इस म्यू की वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। ये घर्षण गुणांक का मान होता है। तो अब देखते हैं घर्षण बल का कारण क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स का कारण क्या होता है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण की अगर मैं बात करूं तो इसका मुख्य कारण होता है पिंडों की सतहों का खुरदरापन। ठीक है, कि कोई भी पिंड है, उन पिंडों की सतहों का खुरदरा होना, खुरदरापन, ये घर्षण का मुख्य कारण है। यहाँ अगर मैं बात करूं कि मेरे पास अगर दो पिंड हैं, ठीक है, एक मान लीजिए पिंड एक ये ए है और एक पिंड बी है। ठीक है, पिंड ए और पिंड बी, ये मैंने कह दिया पिंड ए है, ये पिंड बी। तो हम अगर सूक्ष्मदर्शी से देखें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमको ये पता लगता है देखने से, सूक्ष्मदर्शी से किसी पिंड की सतह को अगर हम देखें तो उस पिंड की सतह पर कुछ ना कुछ खुरदरापन जरूर होता है। उस खुरदरापन के कारण क्या है, इस पिंड की सतह पर कुछ इस तरह से ये खुरदरापन होता है। सूक्ष्मदर्शी से देखने से ये पता लगता है। और ये पिंड है, इसका भी कुछ ना कुछ इस तरह से खुरदरापन होता है। ठीक है, तो यह क्या है, जो पिंड ए और पिंड बी को अगर सतह को हमने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो वहां पर हमको कुछ ऐसे पता लगता है। इनको हम बोलते हैं श्रृंग और गर्त। ठीक है, मतलब इनको हम कह सकते हैं कि किसी पिंड की सतह पर कुछ उभार और कुछ गड्ढे होते हैं। तो ये पिंड ए है, ये पिंड बी है, इसकी सतह पर कुछ उभार है और कुछ गड्ढे हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्रिस्ट एंड ये मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ये CREST, क्रिस्ट एंड टंग, ये कुछ इस तरह से होते हैं, उभार और गड्ढे। ठीक है, जो क्या करते हैं, पिंड ए और पिंड बी जैसे ही संपर्क में आते हैं तो ये क्या करते हैं, इस पिंड ए के कुछ उभार और कुछ गड्ढे, ऐसी पिंड बी के कुछ उभार और गड्ढे एक दूसरे को में फंस जाते हैं यानी जकड़ लेते हैं। कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर ये आपको बता दूं। ठीक है, ये पिंड अगर इधर रहा होगा ऐसे, तो दूसरा पिंड कुछ ऐसे रहा होगा, ऐसे हो जाता है, कुछ ऐसे हो जाता है। तो ये क्या करता है, एक पिंड ए और एक पिंड बी ये संपर्क में आए तो ये क्या करते हैं, संपर्क में आते ही ये इस तरह से जो उभार और गड्ढे इसकी सतह पर होते हैं वो एक दूसरे को जकड़ लेते हैं, जिसके कारण फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो जाती है इन दोनों की संपर्क सतहों के बीच। अब एक पिंड एक ए है, एक बी है, अगर मैं पिंड ए पर यहाँ पर P न्यूटन का फोर्स लगा दूं और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूं तो इस पिंड ए की टेंडेंसी आगे बढ़ने की है, लेकिन ये हो सकता है आगे बढ़ जाए या ना बढ़े। तो यहाँ पर इसके अपोजिट एक बल कार्य करता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स म्यू आर, F = म्यू आर। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फ्रिक्शन फोर्स क्यों लगती है, उसका मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण मैंने बता दिया कि पिंडों की सतहों का खुरदरापन। तो यहाँ देख लेते हैं घर्षण बल के लाभ और हानि क्या है। हम कह सकते हैं दैनिक जीवन में हमारे घर्षण बल के क्या उपयोगिता है हमारे लिए। ठीक है, यानी क्या इसके एडवांटेज हैं। तो एडवांटेज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ फिर से बता दें कि जो हम पृथ्वी पर चल पाते हैं फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही चल पाते हैं, क्योंकि हमारे पैरों के तलवे और पृथ्वी की सतह के बीच पर्याप्त घर्षण बल हमको मिल जाता है, जिसके कारण हम चल पाते हैं। दूसरी हम बात करें कि दीवार में खुट्टी का फंसा रहना, दीवार में कोई खुट्टी हम गाड़ते हैं और वो वहाँ फंसी रहती है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही पॉसिबल है। तो हमारे पास सेकंड एडवांटेज ये हो गया। और इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास मशीनों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग घर्षण में नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये हानियां, क्योंकि मशीन द्वारा कोई भी हम काम करते हैं,
ठीक है। तो मशीन की जो एफिशिएंसी होती है या जो मशीन जितना ऊर्जा यूटिलाइज करना चाहती है वो हमको उतना यूटिलाइज हम उसका नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कुछ भाग मशीन के अंदर जो पुर्जे हैं उनमें फ्रिक्शन फोर्स लगती है, उसमें खर्च हो जाता है, जिसके कारण हमें 100% उसका आउटपुट या पूरी एनर्जी का आउटपुट हमको नहीं मिल पाता है। ठीक है। और हम दूसरा बात करें तो हम कह सकते हैं डिसएडवांटेज में कि वस्तुओं को स्थानांतरण करने में अधिक शक्ति लगानी पड़ती है। यानी किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह हम ले जाते हैं, स्थानांतरित करते हैं, ठीक है, या जमीन पर खिसका के उसको ले जाते हैं, तो वहां हमको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये हमारे पास सेकंड डिसएडवांटेज हो गया। तो देख लेते हैं घर्षण के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन हमारे पास मेनली 3 प्रकार के यहाँ पर फ्रिक्शन हम पढ़ेंगे। ठीक है, मेनली 3 प्रकार के फ्रिक्शन पढ़ेंगे। पहला हमारे पास ये फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको स्थैतिक घर्षण बोलते हैं। दूसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको हम सीमांत घर्षण या चरम घर्षण भी बोलते हैं। तीसरा हमारे पास है डायनामिक फ्रिक्शन, गतिज घर्षण। तो इन तीनों को हम एक उदाहरण की सहायता से समझ लेते हैं और इसके नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको सिंपली डिफाइन कर देता हूँ एक एग्जाम्पल की सहायता से कि तीनों टाइप के फ्रिक्शन क्या। तो यहाँ मैंने मान लिया इस एग्जाम्पल में टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को समझने के लिए, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया है। और इस एग्जाम्पल में मैंने माना है कि एक W न्यूटन भार का कोई पिंड है जो पृथ्वी की सतह या किसी टेबल पर रखा हुआ है। इसका भार W डाउनवर्ड नीचे, उसके जस्ट अपोजिट एक प्रतिक्रिया बल R लगेगा, जैसा कि आप जानते हैं न्यूटन के थर्ड नियम के अनुसार। और इस पिंड को रिलेटिव मोशन कराने के लिए, मोशन में लाने के लिए मैंने P न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया। तो आपको ये लोग को पता ही है कि अब इस पिंड की टेंडेंसी इस डायरेक्शन में है, मोशन में आने की टेंडेंसी या मोशन मूव करेगा इस डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट एक फोर्स लगेगा जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, जिसकी वैल्यू F=μr है। ये संपर्क तल के यहाँ लगती है लेकिन मैंने यहाँ लगा दिया तो उससे कोई फर्क नहीं है, बस जस्ट मैंने फोर्स को दिखाया है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए 3 कंडीशन मेरे पास होंगी। एक कंडीशन तो ये होगी कि जब मैं इस बल P को, मान लीजिए बल P न्यूटन का मैंने कोई बल लगा दिया और इस पिंड पर, तो पिंड कोई जरूरी नहीं है कि पिंड मोशन में ही आ जाए, कोई जरूरी नहीं है कि पिंड मोशन में आ जाए, क्योंकि पिंड अगर भारी है, बहुत बड़ा पिंड है और उस पर कुछ थोड़े से अमाउंट में अगर मैं कुछ न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं तो पिंड मोशन में नहीं आएगा, है ना। तो यह यहाँ पर 3 तरह की कंडीशन है कि एक तो मैं क्या कर रहा हूं, जब पिंड पर फोर्स लगा रहा हूं लेकिन पिंड मूव नहीं कर रहा है। एक कंडीशन मेरे पास क्या है कि इस P न्यूटन के बल की मैं वैल्यू इतनी बढ़ा दूं कि पिंड अब जस्ट गति करने ही वाला है, उससे आगे अब फोर्स लगाएंगे हम, ठीक है, तो वो क्या है, गति करने ही वाला है। और एक कंडीशन मेरे पास होगी जब पिंड गति करने लगेगा। तो 3 कंडीशन हुई ना। तो उन तीनों कंडीशनों के लिए चलिए ऐसे हम देख लेते हैं कि मैंने क्या दिया, यहाँ पर मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स है ये F, और यहाँ पर मेरे पास मान लीजिए P। तो मैंने बताया मान लीजिए ये W न्यूटन का, W भार का कोई पिंड है और इस पर मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया इधर, पिंड मेरे पास मोशन में नहीं आ रहा है, मोशन में नहीं आ रहा है। तो W न्यूटन का जो बल है वो मैंने इधर लगाया लेकिन पिंड ने गति नहीं की, तो वो बल गया कहाँ, पिंड बल कहाँ गया। इसका मतलब मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि ये 1 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया जिसके कारण इधर फोर्स लगाने के बाद भी ये गति में नहीं आया। क्या नहीं आया, पिंड गति में नहीं आया। इसका मतलब तो ये हो गया कि इधर F बराबर 1 न्यूटन का फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा जो कि इसको रोक के पड़ा है ना। तो ये पिंड गति में नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं, P=2 न्यूटन का फोर्स अगर इस पे लगा दूं लेकिन पिंड मेरे पास मोशन में फिर भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 2 न्यूटन हो गई होगी, यानी F=2 न्यूटन हो गई होगी, तभी तो पिंड आगे मोशन में नहीं आ पाया। अब मैं यहाँ पर करूं कि F= मेरे पास P=3 न्यूटन का फोर्स लगा दूं तो F=3 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा, तो पिंड मेरे पास मोशन में नहीं आ पाएगा, है ना। तो ये अगर मैं यहाँ पर भाई 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, पिंड मोशन में नहीं आ रहा है, और ये मैं 3 न्यूटन का अगर फोर्स हटा लूं तो इसका मतलब क्या होगा, ये 3 न्यूटन का फोर्स मैं इस पिंड से अगर हटा दूं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरे पास है यहाँ पर
फ्रिक्शन फोर्स, वो 3 न्यूटन का लग रहा है, तो इसका वाला पिंड पीछे आ जाना चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता, आप समझ रहे हैं। मैं पिंड पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, पिंड आगे मोशन में नहीं आ पाया। 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, पिंड मूव नहीं कर रहा है। 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, पिंड मूव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसको पीछे से कोई फोर्स, एक जकड़े पड़ा, खींच रहा है, उसकी गति का विरोध कर रहा है। तो वो 3 न्यूटन का फोर्स पीछे लग रहा है। तो मैं एफ, जो मेरे पास पी 3 न्यूटन का फोर्स, अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या ये फिर से 3 न्यूटन का ये तो लगेगा, ये पीछे लगेगा ना, तो इसका वाला पिंड पीछे आ जाएगा। ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, कि पिंड पर बल लगाने के बावजूद भी पिंड गति अवस्था में नहीं आ रहा है। यानी पिंड पर मैं बल लगा रहा हूं, बल लगाने के कारण भी पिंड गति अवस्था में नहीं आ पा रहा है, तो उस समय पिंड और जो भी संपर्क तल हैं उनके बीच जो फोर्स कार्य करती है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन की खास बात ये होती है, ये स्वसमंजक बल होता है, स्वसमंजक बल होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। जो इस समय काम करती है फ्रिक्शन फोर्स, उस फ्रिक्शन फोर्स को हमको क्या बोलते हैं? सेल्फ एडजस्टिंग। ठीक है, इसका गुण होता है। और किसका गुण होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन का ये प्रॉपर्टी होती है, ये वो सेल्फ एडजस्ट हो जाता है। कि मैंने 1 न्यूटन के यहाँ फोर्स लगाया, पिंड मोशन में नहीं आया, तो ये क्यों नहीं आया? क्योंकि F बराबर 1 न्यूटन का इधर लगने लगा। अब मैं 1 न्यूटन का यहाँ से फोर्स जस्ट अगर हटा देता तो ये भी एडजस्ट हो जाता है, ये भी फ्रिक्शन फोर्स खत्म हो जाती है। तो उस समय पे जब मेरे पास 3 न्यूटन का फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स 3 न्यूटन की है, अगर मैं इसको हटा दूं तो फ्रिक्शन फोर्स अपने आप से 0 हो जाएगी। अगर मैं P बराबर 3 न्यूटन है मेरे पास, उसको मैं 0 कर दूं, अगर इसको हटा दूं उधर से, तो फ्रिक्शन फोर्स अपने आप से 0 हो जाएगी। और जैसे जैसे P को मैं बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रही है। तो फ्रिक्शन फोर्स P के रिस्पेक्ट में बढ़ रही है और P के रिस्पेक्ट में घट रही है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या? सेल्फ एडजस्टिंग। तो यही हमारे पास क्या कहलाती है? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन यानी बल लगने, मतलब गति, पिंड को गति अवस्था में आने से पहले जो फोर्स पिंड की सतहों के बीच कार्य करती है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखिए यहां पर P को बढ़ाने की एक लिमिट होगी, एक निश्चित सीमा होगी, वहां तक ही हम P का मान बढ़ा सकते हैं। उसके बाद P का मान बढ़ाएंगे तो पिंड मोशन में आ जाएगा। कहने का मतलब हमारे पास ये हुआ कि P को बढ़ाते बढ़ाते हमारे पास F बढ़ने लगेगा पीछे की ओर। तो F कितना बढ़ेगा? F कितना बढ़ेगा? F को बढ़ने की एक लिमिट होगी, F को बढ़ने की एक लिमिट होगी, उससे ज्यादा F आगे नहीं बढ़ सकता, इस P का मुकाबला नहीं कर सकता। P को हम जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे तो F भी आगे बढ़ेगा, यानी F की वैल्यू भी आगे बढ़ेगी। लेकिन F की वैल्यू कहां तक एडजस्ट करेगी? एक उसकी सीमा होगी, और उस सीमा के बाद वो ब्रेक हो जाएगी, अब आगे नहीं बढ़ सकती। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत संतुलन। एक इसका नाम और होता है, और क्या बोलते हैं इसको? चरम घर्षण भी बोलते हैं। तो यहां पर क्या है, जैसे ही मैं P की वैल्यू 3.1 न्यूटन करने वाला हूं और वहां पर ये फ्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा, ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, मतलब 3.1 न्यूटन यहां हो गया। अब इसके बराबर हो गया, ठीक है, इसके बराबर हो गया। अब 3 पॉइंट, यहां पर मैं P इक्वल टू 3 अगर 2 न्यूटन करता हूं तो अब ये फ्रैक्शन फोर्स, ठीक है, नहीं बढ़ सकता। अब ये फ्रैक्शन फोर्स नहीं बढ़ सकता। तो फ्रैक्शन फोर्स के बढ़ने की एक निश्चित सीमा होती है, और कौन सी सीमा है? ये सीमा। कहां तक बढ़ सकता है? ये। तो क्या कहते हैं? देखिए इससे पहले क्या था? ये फ्रैक्शन फोर्स क्या था हमारे पास? स्थैतिक घर्षण था। और यहां पर जो मेरे पास आ गया इसको हम क्या कहते हैं? यानी इस अधिकतम, इसको मैं कहता हूं अधिकतम, ठीक है, स्थैतिक घर्षण। अधिकतम स्थैतिक घर्षण मतलब अधिकतम स्थैतिक घर्षण यहां तक बढ़ सकता है। P को बढ़ाने की एक निश्चित सीमा, यानी अधिकतम स्थैतिक घर्षण इस पॉइंट तक बढ़ सकता है, इसके बाद नहीं बढ़ेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अधिकतम घर्षण। ठीक है, अधिकतम घर्षण को क्या बोलते हैं हम? सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण, इसी को हम सीमांत घर्षण बोलते हैं या फिर चरम घर्षण बोलते हैं। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से नोट करना है कि
सीमांत घर्षण क्या होती है? स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान सीमांत घर्षण कहलाता है। इसके बाद ये नहीं बढ़ सकता, इसके बाद जस्ट ये रनिंग अवस्था में आ जाएगा, और रनिंग अवस्था में आएगा तो मतलब इसकी वैल्यू यही रहेगी, ये इतनी रहेगी, और उसके बाद F इक्वल टू ये 3 न्यूटन या कुछ कम हो जाएगी। यहाँ पर मेरे पास जरा ध्यान देंगे, P इक्वल टू कितना है? ये 3.2, लेकिन इसका मान क्या है? 3.1, मतलब इस बल से कम है, फ्रैक्शन फोर्स का मान कम है, अब आगे नहीं बढ़ रहा है। और उसके बाद फ्रैक्शन फोर्स, ये मेरे पास बल है, इतने न्यूटन का बल है, इस बल की वैल्यू अगर मैं थोड़ी कम भी कर दूं, ठीक है, थोड़ी कम भी कर दूं, अगर 3 न्यूटन कर दूं, 2 न्यूटन कर दूं, तब भी यहाँ पर फ्रैक्शन फोर्स, अब फ्रैक्शन फोर्स मेरे पास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए ठीक है, हम यहाँ पर इसके जस्ट बाद की कंडीशन, ठीक है, जस्ट बाद की कंडीशन, इस पॉइंट से आपको ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है, ये ठीक है, ये इसके बाद की, जस्ट इसके बाद जो कंडीशन आएगी, उसके बाद जब पिंड गति अवस्था में आ जाता है तो वहां पर हमारे पास जो फोर्स लगती है उसको हम बोलते हैं गतिज घर्षण। गतिज घर्षण, ये हमारे पास गतिज घर्षण कहलाती है, डायनेमिक फ्रैक्शन कहलाती है। और यहाँ पर हमारे पास क्या थी? स्थैतिक घर्षण, ठीक है, स्थैतिक घर्षण। ये आपको समझना है बहुत ही अच्छी तरीके से। यहाँ पर पिंड की 3 कंडीशन होंगी। एक तो क्या, पी का मान बढ़ाते जा रहे हैं, एफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन एफ कब तक बढ़ेगा? कब तक बढ़ेगा? उसकी एक निश्चित सीमा होगी। तो पिंड को गति में आने से पहले जो फोर्स लगता है संपर्क तलों के बीच अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, वो हमारे पास क्या कहता है? कहलाता है स्थैतिक घर्षण। गति से पहले एक जस्ट गति होने ही वाली होती है, उस समय सीमांत घर्षण, और एक गति होने के बाद संपर्क तलों के बीच, गति स्टार्ट हो गई, संपर्क तलों के बीच जो फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम गतिज घर्षण बोलते हैं। तो गतिज घर्षण हमारे पास एक बार पिंड अगर रन हो गया, गति में आ गया, फिर उसके बाद अगर हम पी का मान थोड़ा कम भी कर दें, तब भी हमारे पास पिंड चलता ही रहेगा। हमने देखा कोई भी ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, कोई ट्रैक है, अगर उस पर हम धक्का लगाएं 4 बंदे मिलकर, तो उसको एक बार अगर रन कर दिया, रन जब वो हो गया, 4 बंदे रन कर रहे हैं, उसके बाद एक बंदा अगर हट भी जाता है उसमें से, तो भी उसको रन करते ही रहेंगे, उस पर धक्का लगाकर उसको आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 3 टाइप की कंडीशन ये हैं, इनको आपको याद रखना है। डेफिनेशन फिलहाल बुक से या मेरे नोट से नोट कर। तो यहाँ अब इसमें देखेंगे रिलेशन बिटवीन स्टैटिक डायनेमिक एंड लिमिटिंग फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन स्टैटिक, डायनेमिक एंड लिमिटिंग फ्रैक्शन। तीनों फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन क्या होता है, जो मैंने ग्राफ के थ्रू यहाँ पर शो किया है। तो यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस पर किया एक फोर्स, अप्लाइड फोर्स, जो मैंने किसी बॉडी पे मोशन में लाने के लिए अप्लाई किया था, उस अप्लाइड फोर्स को मैंने एक्स एक्सिस पर लिया और वाई एक्सिस पर लिया फ्रैक्शन फोर्स। तो कोई पिंड है किसी तल पर या किसी टेबल पर रखा हुआ, तो मैंने पिछला भी डिस्कस जैसे कर रहा था। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मान लीजिए उस पिंड पर पी न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, पी, यहाँ पी की वैल्यू कुछ है, मान लीजिए जो भी है, उसी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, फ्रैक्शन फोर्स लगने लगेगा। पिंड आगे नहीं मूव कर रहा है। जब मैंने अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ाई, तो मान लीजिए फ्रैक्शन फोर्स की वैल्यू ये हो गई। अप्लाइड फोर्स की वैल्यू मैंने बढ़ाई, उसके बाद फ्रैक्शन फोर्स की वैल्यू ये हो गई। फिर मैंने अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ाई, तो फ्रैक्शन फोर्स की वैल्यू ये हो गई। यहाँ तक पिंड मेरे पास इतना फोर्स लगाने के बावजूद पिंड क्या है, रेस्ट में है, और फ्रैक्शन फोर्स इतनी लग रही है, ठीक है। अब इसके बाद जस्ट पिंड पर फोर्स लगाएंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट पर क्या है, इसको बोलते हैं इम्पेंडिंग कंडीशन ऑफ मोशन ऑफ 2 बॉडीज, ठीक है, इम्पेंडिंग मोशन। यहाँ पर जस्ट बॉडी मूव होने वाली है, इसके बाद थोड़ा सा भी फोर्स आगे बढ़ाएंगे और पिंड हमारे पास मूव हो जाएगा। तो ये इस पॉइंट पर हमारे पास ये फ्रैक्शन फोर्स जो मिल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण या चरम घर्षण। यही तो है अधिकतम स्थैतिक घर्षण, यानी अधिकतम स्थैतिक घर्षण ही हमारे पास सीमांत घर्षण कहलाता है, और कुछ नहीं है। स्थैतिक घर्षण, अधिकतम स्थैतिक घर्षण की वैल्यू ही सीमांत घर्षण कहलाती है, ठीक है। तो यहां तक बस जस्ट, इसके बाद मैं क्या करूंगा, फोर्स की वैल्यू जैसे ही थोड़ी सी आगे करूंगा, इस पॉइंट से थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस फ्रैक्शन फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी और पिंड मोशन में आ जाएगा। तो अब पिंड की सतहों के बीच जो फोर्स लगेगी उसको हम गतिज घर्षण बल बोलते हैं। तो यहां से लेके यहां तक, अब आगे की ओर ये फोर्स लगेगा, उसको हम गतिज घर्षण बल बोलते हैं। तो यहां से यहां तक हमारे पास पिंड रेस्ट में रहता है, इधर हमारे पास मोशन में आ जाता है, इसको स्थैतिक घर्षण, ये हम डिनोट कर लेते हैं म्यू और के से काइनेटिक फ्रैक्शन, या फिर और यहाँ पर हमारे पास म्यू स्टैटिक फ्रैक्शन, ठीक है।
तो हमारे पास ये यहाँ पर ग्राफ में है, और इसको हम जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस ग्राफ के थ्रू जरूर समझाने की कोशिश करेंगे एग्जाम में। तो स्थैतिक घर्षण का मान ज्यादा होता है गतिज घर्षण से, और लिमिटिंग फ्रिक्शन वही मैक्सिमम जो फोर्स होता है, अधिकतम क्या है, अधिकतम स्थैतिक घर्षण के मान को गतिज घर्षण सीमांत घर्षण बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, स्थैतिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है, गतिज घर्षण कम होता है। अब इसके आगे मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि अब वीडियो का साइज बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो यहाँ पर फिलहाल इतना ही। थैंक यू।